नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सब जानते हैं कि भैया न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है और इससे जो चीज़ है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है वो अर्थव्यवस्था। क्यों प्रभावित हो रही है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जब नहीं हो पाएंगी तो जाहिर सी बात है कि इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं हो पाएगा। और जब ये भी चीज़ नहीं हो पाएगी तो यार अगर लोग घरों में रह भी गए, कोरोना वायरस से बच भी गए, तो भैया भूखमरी से मर जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है। तो दोनों ही केसेस में जो मनुष्य का जीवन है वो ज़्यादा अनमोल है, बचाना है उसको, लेकिन साथ ही साथ में उसको इस लायक भी बनाना है कि वो ज़िंदा रह सके। खैर ये बात अलग हुई। साथ में यहाँ पे बात करता हूँ कि जब इंडिया जैसे देश में जहाँ पे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन जैसे कैटेगराइजेशन किया गया है और लगभग लॉकडाउन में बहुत बड़ी ढील दे दी गई है, लगभग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद हैं, जैसे कि मॉल्स वगैरह बंद है। और जो सबसे बड़ी चीज़ बंद है वो है यहाँ पे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ एजुकेशन स्टूडेंट्स ले सकते थे वो सब बंद है। ऐसे में उन स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो अंधकार में दिख सकता है और हो सकता है कि वो डगमगा भी सकते हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ़ीस ऑलरेडी या तो भरी होगी या फिर उनको इस टाइम पीरियड की भी फ़ीस भरनी पड़ेगी। क्योंकि ऊपरी लेवल पे भले ही बात कर दी जाए कि भाई आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, बट यार अंदर ही अंदर वो मैनेज हो जाता है, किसी न तरीके से तोड़ निकाल दिया जाता है कि पूरी की पूरी फ़ीस वसूल ली जाए। ठीक है, अब ऐसे में भारत सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जब यहाँ पे ये CBSE ने तो ऑलरेडी वैसे कंफर्म कर दिया है कि पेपर्स वगैरह भी लिए जाएंगे, जो बाकी रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स होंगे। अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई 10th और 12th के भी पेपर्स होंगे। बट जो कुछ स्टूडेंट्स हैं इनके अलावा अगर बात करें तो यार उनकी पढ़ाई का क्या होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो यार वो स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके आसपास में कोई टीचर जो कोचिंग पढ़ाने के लिए भी आता था, ट्यूशन पढ़ाने, वो भी नहीं आ पाएंगे, इसकी भी फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में क्या होगा? या तो सेल्फ स्टडी होगी, और हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती ऐसे टाइम पे या फिर तो मस्तियों में लग जाएंगे, या फिर हो सकता है कि अगर घर की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है तो किसी तरीके के अन्य काम धंधों में भी इस वक्त लग सकते हैं, क्योंकि उनको परिवार का सहारा बनना है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत सरकार ने बात की कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, यहाँ पे पूरे के पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। और आज की वीडियो के माध्यम से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के सामने क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो इस वक्त एक सपने की तरह लगता है। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता दूँ कि भारत की जो पॉपुलेशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अव्वल दर्जे पे भारत की पॉपुलेशन मानी जाती है, नो डाउट है भी। और साथ ही साथ में लेकिन इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि ये भारत देश यंगिस्तान कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो यंगर पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में लगभग 500 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं जो 5 साल से लेकर 25 वर्ष की एज ग्रुप के बीच में आते हैं, यानी कि 50 करोड़ के आसपास इंडिविजुअल्स हैं जो इसमें। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इस 50 करोड़ में से सिर्फ 32 करोड़ ऐसे हैं जो लर्नर हैं। ठीक है, लर्नर में अब वो सब भी आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन भी ले रहे हैं, कोई डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज जो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सब लर्नर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में जो बाकी के 18 करोड़ हैं उनका अभी भी कोई अता पता नहीं है कि वो किस जगह पे। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करेंगे, इन 32 करोड़ में से भी 25 करोड़ तो ऐसे हैं जो हाँ एजुकेशनल लाइन में लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, रेगुलर बेसिस में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और ऐसे में भी लेकिन दोस्तों ये बात आती है कि अगर 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास के बीच में, तो ऐसे में जो स्कूल्स हैं सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, वहाँ पे क्या ये जो फुटफॉल है स्टूडेंट्स का वो सिर्फ एजुकेशन के लिए, या फिर बहुत सारे तो आप भी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मिड डे मील की वजह से ही लोगों को, बच्चों को वहाँ तक लाते हैं कि फुटफॉल कैसे भी हो सके स्कूल तक, भले ही मिड डे मील की सहायता से थोड़ी बहुत एजुकेशन दी जा सके। ये भारत सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। अब ऐसे में बात आ जाती है कि जब 25 करोड़ वहाँ पे फुटफॉल है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस में स्कूल में जाते हैं, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसमें भी इस वक्त देश में 3 करोड़ 75 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो अध्ययनरत हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो, चाहे मास्टर्स डिग्री हो, चाहे यहाँ पे हम PhD MPhil वगैरह की बात करें या किसी रिसर्च वर्क में लगे हों। इसके अलावा अब आ जाती है, ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं? तो इस वक्त पूरे भारत में अगर मैं दोस्तों बात करूं तो लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं। इनमें सरकारी भी आ जाते हैं, प्राइवेट भी आ जाते हैं, या फिर लोकल अथॉरिटीज़ भी आ जाती है, लोकल गवर्निंग बॉडीज़ के अंदर संचालित जो स्कूल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ऐसे में अगर हायर एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी लगभग मोर देन 975 यूनिवर्सिटीज़
यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैन इंडिया बेसिस में अपने कोर्सेज़ अवेलेबल करवाई हुई हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ में महाविद्यालयों यानी कि कॉलेजेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से ज़्यादा कॉलेजेस भी हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट आते हैं और एजुकेशन प्राप्त करते हैं और एक भावी भारत निर्माण का सपना साकार करने में अपना एक योगदान निभा रहे हैं। अब ऐसे में बात हो गई स्टूडेंट्स की, इंस्टीट्यूट्स की भी बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं बात टीचर्स की। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूँ, मेरी रिसर्च के हिसाब से लगभग इस वक्त स्कूल की अगर बात करूँ फर्स्ट से लेकर 12th तक के बीच में, तो 95 लाख यहाँ पे टीचर्स भी लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं इन बच्चों को शेप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आने वाली जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे सामना करने के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पे दोस्तों 50,000 के आसपास, मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को मिला करके एक रफ़ आइडिया अगर लिया जाए, चाहे ऐसे में मैं फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर लूँ, जोड़ लूँ साथ में, और यहाँ पे जैसे डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ होते हैं, तो ये सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स को मिला के लगभग 50,000 का आंकड़ा आ जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ और बातें होती हैं, आपको जान के गर्व होगा कि यूएसए के बाद में भारत ऐसे दूसरे स्थान पर आता है जहाँ पर ई लर्निंग को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद जान के यह विश्वास नहीं होगा कि यूएसए के बाद में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग 1 करोड़ लर्नर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का यूज़ करते हैं। इसमें चाहे फिर कंप्यूटर की बात आ जाए, चाहे फिर इसमें बात आ जाए हमारी ऑनलाइन लर्निंग की, चाहे किसी भी तरीके के ऑनलाइन यहाँ पे कोर्स की, डिप्लोमा की बात आ जाए, भारत में लगभग 1 करोड़ लर्नर इसमें भी लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ये भी मैं बताता चलूँ साथ में कि जो ई लर्निंग है ये 1.96 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है इंडिया में, जो कि काफ़ी बड़ा है। और साथ ही साथ में ऐसे में दोस्तों एफडीआई की बात करें तो भी 3 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई इंडिया में है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के लिए, जो स्कूल्स में या फिर ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में जो भारत सरकार है उसने लेटेस्ट जो बजट आया है 2020-21 में, इसमें बात कही है कि लगभग 59,000 करोड़ रुपीज़ का बजट है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन को दिया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में समझना ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो क्या है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन का सीधा सा मतलब, ऑनलाइन मतलब होगा कि आप किसी भी तरीके से दूरस्थ एजुकेशन अगर कर रहे हैं, यानी कि आप किसी फिजिकल क्लासरूम में नहीं जा रहे हैं, आपके पास में कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है एजुकेशन लेने का, और आप किसी ऐसे मीडियम से देख रहे हैं, चाहे फिर वो ऑनलाइन आप वीडियोज़ देखें या फिर ऑनलाइन आपके पास में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल पहुँच जाए और उसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद में आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, कंडक्ट करते हैं, जो भी उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्निंग बॉडीज़ होंगी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी, फिर आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दैट इज़ टू बी कॉल्ड अप एज ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि आप पूरा ऑनलाइन बेसिस पे वो चलता है, आपको किसी भी फिजिकल क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका टाइम भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन की। इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन डेफिनेटली हो सकता है कि आपको वहाँ पे स्कूल्स में भी जाना पड़े, इंस्टीट्यूट्स में भी जाना पड़े, और जो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन होगी वो एक सेटअप होता है जहाँ पे उपकरणों का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का यूज़ होगा, वहाँ पे स्लाइड्स का, PPT वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो दैट इज़ टू बी कॉल्ड अप एज इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ है जो भारत सरकार बोल रही है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ स्वॉट एनालिसिस किया है इस ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, जो इसका इंटरफेस होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों को पता रहता है कि अब कौन सी चीज़ है। इसके बाद में जैसे हमारे पास में एक सिलेबस होता है उसी तरीके से इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी रहती हैं, आपको प्ले करना पड़ता है, आपको उसको रीड करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके सामने में आप कार्टून या फिर एनिमेशन वगैरह कुछ भी लगा देंगे तो वहाँ पे खड़े होकर के काफ़ी अच्छे से देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के ऐसी एनिमेशन चीज़ों को देखते हैं। भले ही फिर मैं एग्जांपल की बात करूँ, मूवीज़ की बात करूँ, तो बहुत सारी एनिमेशन मूवीज़ हैं जो बड़े लोग भी बड़े चाव से देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो एक पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ग्रुप पार्टिसिपेशन की भी भावना काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी तरीके से आती है। तीसरा इसमें स्ट्रेंथ की बात ये होती है कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग या फिर एजुकेशन वो मेंटेन होता है कि हाँ आप एक इंटरनेशनल लेवल पे भी जा कर के चीज़ें समझ सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें ना सिर्फ भारत बल्कि
आप देश और दुनिया की किसी भी कोने से, किसी यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे अपना ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है कि हाँ बाहर चीज़ें कैसी होती है, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे यह भी बात करना चाहूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ इसकी यह होती है, एक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसमें कोई भी आपकी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी प्लेस बाउंडेशन नहीं होता, यानी कि आप किसी भी वक्त किसी भी जगह बैठ करके जी ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये निकल के आती है। साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस होता है, यानी कि जैसे मैंने छोटे बच्चों को बताया कि काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, तो जो रिस्पांस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि इसके जो स्ट्रेंथ के बाद में वीकनेस होती है वो क्या क्या है, तो वीकनेस भी काफ़ी सारी यहाँ पे निकल के सामने आती हैं कि यहाँ पे जो प्री लोडेड कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। यानी कि जैसे हम एक टीचर के साथ में किसी भी समय पे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप किसी भी वक्त हाथ खड़ा कर देंगे और आप पूछ सकेंगे अपने टीचर से, ये थोड़ी सी कमी रहती है। साथ ही साथ में एक जो पर्सनल वहाँ पे रिलेशन बन जाता है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, वो भी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आती है। और यहाँ पे सिर्फ आपको स्लाइड्स के माध्यम से और जो है वीडियोस के माध्यम से ही सब चीज़ें चलती हैं, वही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, अपनी बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ में ये होता है कि ये जो वीकनेस इसकी आती है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यार क्या होता है कि जब आप किसी के सामने टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि टीचर्स आपको समझाते हैं फिर आपसे पूछते हैं कुछ, इसी तरीके से इसमें क्या होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती है वो वन वे होता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ से कुछ भी आपको कंटेंट परोसा जा रहा है और आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, सुनना है। आप उसमें ना तो अपना रिस्पांस दे सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे और ना ही ऐसे में आपके पास में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करने का भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने बताया है कि लगभग $3 बिलियन का यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट FDI वो इंडिया में है इस वक्त, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी लगी हुई हैं। ऐसे में है सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि भैया ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई इस पर्टिकुलर चीज़ में अपना करियर बनाना चाहता है, इस पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा बूम हो सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों ये भी है कि रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छी मिलती है। स्कूल्स भी आजकल ऐसा एफिलिएट करवाना चाहते हैं अपने आप को कि हाँ यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, तो अगर स्कूल्स एफिलिएट करवा लेते हैं स्मार्ट क्लासेस वगैरह, तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट उन स्कूल्स की तरफ में ऑलरेडी ज़्यादा होता है कि हाँ ये एक स्मार्ट स्टूडेंट है, ये एक स्मार्ट स्कूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को ओवरऑल 360 डिग्री वहाँ पे डेवलपमेंट मिलेगा। तो ऐसे में रिकॉग्निशन भी होता है और साथ ही साथ में जो है इंटरनेट अवेलेबिलिटी आज के टाइम पे अगर देखें तो शहरों में तो हर जगह लगभग है ही और गाँवों में भी काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन ये भी एक नेगेटिव हो सकता है कि भाई ऐसे में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन मैं बता चुका हूँ सिर्फ 36% है, अभी भी बहुत बड़ी जो मेजर पॉपुलेशन है वो इसके क्षेत्र में नहीं आ पा रही है, तो उन तक आप कैसे पहुंचेंगे ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर लास्ट में थ्रेट्स की अगर बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे जूझना है, जिनको दूर करना है, उसके बाद ही आप कहीं पे आगे आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि ये जो टीचर्स हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादातर अगर हम बात करें ग्रामीण भारत में, तो यार बहुत सारे टीचर्स को अभी आपने बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होंगी, बहुत टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं रहती है। ऐसे में मैं टीचर से गुजारिश करूंगा, कोई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप बुरा मत माने, मैं सिर्फ एक चीज़ बताने की फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यंगर जनरेशन के टीचर्स होंगे उनको फिर भी चीज़ों के बारे में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में, स्पेशली टेक्निकल चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं क्योंकि वो उनसे ज़्यादा जुड़े हुए अब तक रहते हैं। और जो यहाँ पर कुछ टीचर्स आ जाते हैं जिनको अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर एजुकेशन उनके पास में वो है भी, नॉलेज है टेक्निकल, तो वहाँ पे यार इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता। शहरों में तो आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी स्कूलों में, लेकिन यार गाँवों में अगर आप बात करेंगे दूर दराज के क्षेत्रों में तो वहाँ शौचालय तक की भी फैसिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे में आप कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तो सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे में टीचर्स भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक ये भी निकल के आता है, थ्रेट है। साथ ही साथ में ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये ऐसे कोर्सेज़ को किस हद तक प्रमोट करती हैं, किस हद तक इसको एफिलिएट करती हैं, ये भी काफ़ी बड़ा थ्रेट होता है, काफ़ी बड़ा चैलेंज निकल के सामने आता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो कंटेंट इनमें दिखाया जा रहा है वो हो सकता है कि वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ ना करें और ऐसे में आपने कोई डिग्री ले ली है लेकिन कोई डिप्लोमा कोर्स किया है लेकिन उसका कोई यूज़ ना रह जाए। तो ये भी चैलेंज है देखने के लिए। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा थ्रेट ये भी आता है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है यानी कि सेटअप कॉस्ट होता है वो भी
काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये चीज़ भी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई देती है, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो वो किसके ऊपर डाला जाएगा, वो पेरेंट्स के ऊपर डाला जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेरेंट इतना ज़्यादा फ़ीस को अफोर्ड कर सके, ये भी काफ़ी बड़ा थ्रेट है। साथ ही साथ में यहाँ पे ये आ जाता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये भी चीज़ देखने वाली बात होती है। बिकॉज़ अगर हम इंटरनेट की बात कर भी देते हैं कि कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ करता है, बिकॉज़ यहाँ पे एक स्टडी आई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और MIT से, कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में, उनमें से सिर्फ 15% ही ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस में लेक्चर लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो यार, जब अमेरिका जैसे देशों में इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा नहीं करते, तो यहाँ पे जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन कम है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, टीचर्स भी इतने ज़्यादा चीज़ों को नहीं वहाँ पे टेक्निकली समझा पाते हैं, बिकॉज उनके पास में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो स्टूडेंट अकेले कहाँ तक सीख पाएगा? ऐसे में हो सकता है कि वो स्टूडेंट भटक जाए, वो हो सकता है चाइल्ड अब्यूज़ के भी केसेस आते हैं। और इस वक्त जब लॉकडाउन है तो यार जाहिर सी बात है कि कोशिश ये चल रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनफ्लो मतलब लाया जा सके, परिवार को कुछ स्टेबिलिटी प्रदान की जा सके। ऐसे में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग घरों की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि अगर वो वहाँ पे रह भी जाएंगे, उनके पास में पैसा नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरने से अच्छा ये होता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनको भी कुछ करने के लिए पेरेंट्स के द्वारा बाध्य किया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा चैलेंज निकल के सामने आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इस बारे में कोई राय है, कोई सजेशन है तो डेफिनेटली मुझ तक पहुँचाइए। आप मेल भी मुझे कर सकते हैं sheikh.abhi@gmail.com। दोस्तों, ऐसे में वीडियो को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को भी। थैंक यू।